हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके एसएसटी सामाजिक विज्ञान के इतिहास पार्ट का एक चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि काफ़ी टाइम हो चुका है आपके इस सब्जेक्ट में सिलेबस नहीं हो पाया है, बहुत वजह से पेंडिंग चल रहा है। तो डोंट वरी बच्चों, हम इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज इसका फर्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, जैसे कि ये जो तीनों जो शब्द है, कैसे, कब, कहाँ, इसी से पता चल रहा है देखिए कि कोई, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी काम है वो कैसे हुआ, कब और कहाँ हुआ। मतलब क्या है कि हमें किसके बारे में जानना है? जो काम हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में कि वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो पीछे बीते हुए कल के बारे में जानना क्या होता है? बीता हुआ कल क्या होता है? हमारा इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है। तो ये चैप्टर हमारा कहाँ से है? इतिहास से है। तो इतिहास का मतलब कि जो बीता हुआ कल है, जो बीते हुए कल में जो काम हो चुका है, जो घटना हो चुकी है, उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, डिटेल से जानना, विस्तार से जानना, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो इसी के चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, तारीख, डेट, हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होती है? डेट्स होती है, तारीखें होती है कि कौन सा काम इस तारीख को हुआ था, कौन सा काम इस तारीख को हुआ था। ठीक है, एक सीक्वेंस से, क्रम से जो डेट्स होती हैं, तारीखें होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से तारीखों का, इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। तो ये हिस्ट्री में होता क्या है? इतिहास में ज़्यादातर तारीखें ही होती है याद करने के लिए, यूँ हमें याद नहीं होती है। बार बार जैसे सुना है कि इतिहास तो बहुत ज़्यादा बोरिंग, उबाऊ है, बस तारीखें रटते चलो रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इतिहास देखो कि हमारे पीछे के समय से जो अभी तक चेंजेस होते आ रहे हैं, उसी के बारे में होता है। वही तो इतिहास है कि जो पहले काम हो चुका है, वही तो आज हमारा इतिहास बन गया है हमारे लिए। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह से थी, कि उस समय, पहले के समय में चीज़ें कैसी थी और उनमें क्या क्या चेंज आए, क्या क्या बदलाव आए। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। जैसे नहीं, कई बार बातें करते हैं हम, अरे भाई पहले तो ऐसा होता था लेकिन आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है। तो हम अतीत की और वर्तमान की तुलना करते हैं ना। ठीक है, एक कंपैरिजन करते हैं दोनों में, दोनों का जिक्र करते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। तो पहले से लेके अब तक जो परिवर्तन आए हैं हमारे जीवन में, हमारा राजनीतिक जीवन देख लो, आर्थिक देख लो, सामाजिक देख लो, ठीक है, उस समय से एक, मतलब स्टार्टिंग से हम चले तो आदि मानव से लेकर अब तक देखो हमारी लाइफ कहाँ। वो आदि मानव जंगलों में रहता था, पहनने को कुछ नहीं था उसके पास, खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ फल फूल खाता था, कंदमूल खाता था, शिकार करता था, जानवरों को खाता था, रहने के लिए कुछ नहीं था, कब पत्ते लपेटता था। तो वो जीवन से, उस जीवन से आज हमारी लाइफ कैसी मॉडर्न होती जा रही है। तो पहले और बाद, इस बातों का जब जिक्र करने लगते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते रहते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है हमेशा से ऐसे लग रहा है कि ऐसा ही हो, मतलब हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, पर हर चीज़ में हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ होगा, पहले इस चीज़ का की खोज कैसे हुई होगी, ये चीज़ हमेशा ऐसी ही थोड़ी थी। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात से हैरान हो सकते हैं, चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ? नहीं होता है क्या? घर में भी पी रहे हैं या बाहर कोई पी रहा है, तुम सोचते हैं ये चाय कब से स्टार्ट हुई होगी? कोई भी चीज़ हो, आज फ़ोन पे यदि हम बात कर रहे हैं तो सोचते हैं इसका, इसकी खोज कब हुई, इसका आविष्कार कब हुआ हुआ। कोई भी एक चीज़ है जो हम प्रयोग में लेते हैं। रेलगाड़ी से ही मान लो हम जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, या तो सोचते हैं कि ये ट्रेन कब बनी होगी, या सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं
न्यूज़पेपर तो हम सोचते हैं कि आज तो चलो हमारे पास न्यूज़पेपर है, मीडिया है, फ़ोन है, तो हर तरह के साधन है, टीवी है, हम न्यूज़ देख लेते हैं। देश दुनिया की खबरें जान सकते हैं, क्या हो रहा है हमारी दुनिया में, देश में, हमारे शहर में, हमारे आसपास। लेकिन उस समय कोई अखबार नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो लोगों को एक दूसरे के बारे में कैसे पता चलता था? जिस ज़माने में अखबार नहीं छपती थी उस समय लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी? इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं ना? आप लोग भी सोचते होंगे, कई बार ध्यान दिया होगा आप लोगों ने भी इस बारे में। ये सारे ऐतिहासिक सवाल है। ठीक है, हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों में पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। समय को हमेशा साल, महीनों या पैमाने पर ही नहीं देख सकते हैं। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए तारीख तय करना वाकई गलत हो जाता है, जो एक लंबे से चलती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सवेरे सवेरे चाय पीना तो शुरू नहीं किया था। ठीक है, ये भी एकदम से तो किसी ने ये नहीं कि चाय किसी ने पकड़ा दी होगी शायद उस ज़माने में और पीनी शुरू हुई। इसका किसी ने बनाया भी होगा इसको, धीरे धीरे लोगों को इसका स्वाद पता चला होगा, ज़बान पे स्वाद चढ़ा होगा, तभी इसको धीरे 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 लोगों में ये फेमस हुई है। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई तिथि स्पष्ट नहीं हो सकती है। हर चीज़ की कोई तिथि स्पष्ट नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हाँ, उनकी फिक्स एक डेट होती है। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए तिथि स्पष्ट नहीं हो सकती है। इसी तरह से हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, अब हमारे जो समाज में है एकदम से कोई चेंज आ गया है, तो ये हम नहीं बता सकते कि ये चेंज किस तारीख से है। चेंज जो होते हैं जैसे सामाजिक, ये जो समाज में धीरे धीरे जो बदलाव आते हैं, ये धीरे 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 चेंज होते हैं। इनका कोई फिक्स, इनकी कोई डेट नहीं होती। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में बदलाव किस दिन आया, ये बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक लंबे समय से घटती हैं। कोई भी आंदोलन शुरू होता है या कोई भी आंदोलन से बदलाव हो रहा है, वो धीरे धीरे हमारे सामने आता है। ऐसे में सिर्फ हम एक अवधि की बात कर सकते हैं कि हाँ, कि इस महीने या इन सालों में ऐसा कुछ चेंज हुआ है। दो तीन, कई बार बात नहीं करती, अब इन 2-4 सालों में ऐसा हो गया, पहले तो नहीं था। हम आपस में बहुत बार ये बातें करते हैं ना, घर में भी इस तरह से सुना होगा, पेरेंट्स को भी आप लोगों ने बातें करते कि ये चीज़ पहले तो ऐसी नहीं थी, इन 2-4 सालों में ये होने लग गया। जैसे मान लो कभी कोई चोरी की घटनाएं हो रही है कि पहले तो नहीं होती थी चोरी, चाहे अभी इन दिनों अब होने लग गई है। तो एक फिक्स हर उनकी तारीख नहीं होती है। लगभग एक सही अवधि में बता सके ऐसे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए, तो इनकी एक बस अवधि बता सकते हैं कि 2 साल में या 4 सालों में या 10 सालों में ये परिवर्तन हुए हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह क्या है? फिर हम हिस्ट्री के लिए क्यों कहते हैं कि भाई हिस्ट्री में तो तारीखें होती है। एक समय था युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से राजा पहले के जो इतिहासकार थे वो क्या लिखते थे कि कौन सा राजा कब गद्दी पे बैठा, किस राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई है, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए हैं, या किस साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी है, वो कब मर गया है, कब उसका जो वंशज है, उसका बेटा है, पुत्र जो है वो अगली गद्दी पे बैठा है, कौन से राजा ने आक्रमण कर दिया कब। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बचाई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है और हिस्ट्री में ये सब ज़रूर मिलती ही हैं। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों को भी लिखने लगे हैं। पहले तो जो इतिहासकार होते थे, जो हिस्टोरियन होते, उनका मोटिव एक ही रहता था, राजा राजा के इर्द गिर्द उनकी सब होती थी कि राजा के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में। लेकिन आजकल क्या है, हर चीज़ के बारे में लिखा जाता है। सोसाइटी के बारे में, समाज में क्या क्या है, बदलाव हो रहे हैं, हर चीज़ के बारे में लोग दूसरे मुद्दों पर भी लिखने लग गए हैं। वे इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार हुए, समाज संस्कृति किस तरह से बदले। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, कि भारत पर जब अंग्रेजों ने शासन किया तो उस समय जो इतिहासकार थे उन्होंने बहुत सारे इतिहास लिखे। तो उनमें हर एक गवर्नर जनरल, उस टाइम पे गवर्नर जो जनरल थे उनका शासन था अलग अलग, जब अंग्रेज
अंग्रेज़ों ने शासन किया था हम पे, अंग्रेज़ों के हम जब गुलाम थे, 1818 से लगभग 1947 तक उनका शासन था। तो उस समय जो उनके इतिहासकार थे गवर्नर जनरल होते थे, उनके बारे में ही लिखा गया। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक है, डलहौजी है, इनके बारे में, कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपेन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल वाइसरॉय का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही है। भी जब आप जब पढ़ोगे इसके बारे में 1818 से लेकर 1939 तक, इसमें गवर्नर जनरल ही भरे हुए हैं कि इस समय से इस समय तक ये गवर्नर जनरल था, ये वाइसराय था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियाँ, इनकी नीतियाँ, इन्होंने क्या उपलब्धियाँ हासिल की, क्या हुआ, इनके बारे की, इनके इर्द गिर्द है। ये ऐसा था मानो कि लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। ऐसा था कि समाज, सोसाइटी के बारे में, और उसमें था ही, इसीलिए तो हम गुलाम थे, क्योंकि हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मूल्य नहीं था, सारी दुनिया सब कुछ इनके ही इर्द गिर्द था। क्योंकि ये लोग हम लोगों को क्या समझते थे, नौकर समझते थे या गुलाम समझते थे अपने। तो गुलाम के जीवन को ये कुछ भी नहीं मानते थे। तो सब जो था, सारी गतिविधियाँ, जो उपलब्धियाँ, सब इन्हीं की देखी जाती थी। ये ऐसा था मानो इनके बाहर कुछ जीवन ही नहीं है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं? भाई, उस समय ये जब गवर्नर जनरल थे, उस समय तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, दयनीय थी। तो इस समय जो भारतीय समाज के जो समूह थे, वर्ग थे, उनकी गतिविधियों को हम किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उस टुकड़ों या अध्यायों में उसे बांट देते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और उसके हर पहलू को भी हम जान सके और याद भी रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन्हीं ही घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी के पेश में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है वह भारत की गतिविधियाँ उसमें कोई मायने नहीं रखती। अब भाई लिखा है उसमें सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में, उसमें भारत से संबंधित तो कुछ भी नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। भाई उस समय इतिहासकार जो, तो उन्हीं के इतिहासकार थे लिखने वाले, तो वो तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे। तो फिर जो भारतीय जो समूह था, वर्ग था, जो लोगों को परेशानियाँ थी, जो समस्याएं थी, उनके बारे में कहाँ लिखा, कैसे जाना गया? ठीक है, इसके लिए तो फिर अलग से एक हिस्ट्री बने। इसका मतलब ये है कि आज जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं है, और या फिर हमारे लिए नई महत्वपूर्ण तिथियां हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय कर सकते हैं? देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, 1817 में एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, बहुत फेमस नाम है इनका, जेम्स मिल। 3 विशाल खंडों में इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक बुक लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। इन्होंने जो बुक लिखी थी, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, इस हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। एक शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाता है, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को क्या लगता था? मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। जेम्स मिल जो थे, ये क्या मानते थे कि सारा जो समाज है, सारे उस समय यूरोप से पीछे हैं। एशिया के जो सारे समाज सभ्यताएं हैं यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि वे भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। वो तो ये मानते थे कि भारत में अंग्रेज जब थे उससे पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। ये चारों
और धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वास जो थे उन्हीं का ही बोलबाला था। ये सही भी है, क्योंकि अंग्रेजों से आने से पहले बहुत सारे राजा महाराजाओं ने राज किया है हमारे यहाँ पे। उसमें हिंदू मुसलमान भी थे, जैसे जो मुगल साम्राज्य जो था वो मुस्लिम ही था सारा। मिल की ये राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो मिल की जो राय थी उसमें ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता था। इस काम के लिए बस ये जरूरी था कि ब्रिटिश शासन भी जो था ना, यदि ये अच्छे से रूल करते, ठीक है, भारतीयों को भी कुछ समझते, तो भारतीय भी एक सभ्यता की राह पे जा सकते थे, उनको भी एक सभ्यता की राह पे ले जाया जा सकता था। इसके लिए क्या ज़रूरी था? इसके लिए ज़रूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्थान और कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जाए। तो उन्होंने तो ये कहा था, मिल के तो विचार ये थे कि जो अंग्रेज थे वो पूरे ही भारत पे कब्जा कर लेते, लेकिन उसको इस तरीके से चलाते कि भारतीय जनता को ज्ञान और सुख प्रदान किया जाए। उनका मानना था अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत है? भाई जो जो शासक आए थे उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से शासन चलाया था, ठीक है। मौर्य आए तो, मुगल आए तो, गुप्त आए तो, उन्होंने अपने हिसाब से शासन चलाया था, जो भी राजा महाराजा हुए थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के हिसाब से चलाने की क्या जरूरत थी? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व ही नहीं है। प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं था, वो तो पता है सब। हर एक राजा, हर एक शासक का अलग अलग धर्म था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्य, आधुनिक, अंग्रेजों ने जो वर्गीकरण दिया है उसको अलग रखते हुए भारत के जो इतिहासकार है, जो इतिहास लिखने वाले इतिहासकार है, उन्होंने 3 भागों में बांटा। एक तो प्राचीन है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। इस विभाजन की भी कई समस्याएं हैं। इतिहास के खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम से आधुनिक काल को वर्ग, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है, ठीक है। देखिए प्राचीन काल तो बहुत ज़्यादा प्राचीन, आदिमानव से कुछ और आगे सभ्यताएं जो थी, लेकिन प्राचीन काल के लिए हमारे पास इतने कोई एविडेंस या सबूत, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, कोई रिटर्न कुछ भी अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम इनके बारे में पता कर सके। हाँ, मध्यकाल के कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास है, लेकिन जो भी मिला है वो सब उन राजा महाराजाओं के बारे में, उनके इर्द गिर्द जीवन जो है क्या क्या था, उनके समय आर्थिक सामाजिक जीवन क्या, राजनीतिक क्या था, उनके इर्द गिर्द ही है सब कुछ। और आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को हमने बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड, बड़े रूप में विस्तृत कर रखा है, जिसमें कि विज्ञान भी है, साइंस की भी है, तर्क भी है, लोकतंत्र है, मुक्ति, समानता, ये सब चीज़ों के बारे में। विज्ञान मतलब आज का युग एक विकास का युग कहा जा सकता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जो आधुनिक समाज की ये विशेषताएं उसमें नहीं थी। क्या हम अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, ठीक है। कि अंग्रेजों का जब शासन था तो समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति ये सब तो था ही नहीं भारतीयों के लिए, ना ही ये आर्थिक विकास का दौर था भारतीयों के लिए। बहुत सारे इतिहासकार तो इस युग को क्या मानते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं, ओके। कौन सा युग कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, औपनिवेशिक जो है वो क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। इतिहास के बारे में पढ़ा है, इतिहास में तारीख जो होती है वो उनका क्या महत्व होता है, और इतिहास कौन सी तारीख, हर तारीख क्या ज़रूरी होती है, और हर चीज़ की क्या तारीख हो सकती है एक, या सिर्फ एक अवधि मान सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की हमने चर्चा की है। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ गया होगा, और इसके संबंधी जो प्रश्न होंगे वो आपको मैं भेज दूँगी, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।